Welcome to lecture on elements of C operators, unary, binary and ternary part 2. पार्ट वन हमने डिस्कस किया था पहले, तो चूँकि काफ़ी सारे इसमें टाइप्स हैं, हमारे पूरे एक ई लेक्चर में इस लिमिटेशन के कारण हम सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हमने पार्ट टू भी जनरेट किया है। मैं रवि प्रकाश माथुर, वरिष्ठ प्रवक्ता, यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से, हमेशा की तरह। ये हमारा जो है ई लेक्चर 10 हमारा प्लान हो रखा है। सब यूनिट जो 2.5 चल रही है ऑलरेडी, एलिमेंट्स ऑफ सी जो टाइटल है उस पर। इसके लिए हमने जो पहले पार्ट में भी हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की लिस्ट हमने उसमें भी स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी कि अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये हमने पहले पार्ट में कवर कर लिए थे। अब बचे हुए बिट वाइज ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स, कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर्स, और एक दूसरे टाइप से जो हम क्लासीफाई करते हैं, जो ऊपर के ये जो हमने ऑपरेटर्स देखे हैं जो अलग अलग श्रेणी में जनरली आता है, वो यूनरी ऑपरेटर्स में आते हैं, कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स में आते हैं और कुछ टर्नरी ऑपरेटर्स में आते हैं। तो अब हम वन बाय वन जो हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ से डिस्कशन शुरू करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हम एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश में, हम देखते हैं उसमें क्या बोलते हैं, उसको क्या किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। सम एप्लीकेशंस रिक्वायर द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल बिट्स विद इन ए वर्ड ऑफ मेमोरी। Assembly language or machine language is normally required for operations of this type. Bit, byte, इस तरीके के शब्दों का आप प्रथम वर्ष में उसमें इनसे एक्सपोज हो चुके हैं। तो यहाँ पे उसी मेमोरी के हिस्से में हम बिटवाइज ऑपरेशंस करने के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए इन ऑपरेटर्स को बिटवाइज ऑपरेटर्स कहेंगे। और सामने तो हम देखते हैं कि लोअर लेवल लैंग्वेजेज जो है, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेजेज जो हैं, वो नॉर्मली रिक्वायर्ड रहती है इस टाइप के ऑपरेशंस के लिए। However, C contains several special operators that allow such bitwise operations to be carried out easily and efficiently. These bitwise operators can be divided into three general categories: the one as complement operators, the logical bitwise operators, and the shift operators. C also contains several operators that combine bitwise operators with ordinary assignment. Each category is discussed separately. There are three logical bitwise operators: bit and, bit exclusive, और जिसे आप देख रहे हैं एक पावर का जो साइन जिसको हम कहते हैं जनरली, उस प्रकार का एक साइन से काम लिया हुआ है, एंड बिटवाइज और जो एक वर्टिकल लाइन के रूप में काम में लेते हैं। ईच ऑफ दीज ऑपरेटर्स रिक्वायर टू इंटीजर टाइप ऑफ ऑपरेंड्स. The operations are carried out independently on each pair of corresponding bits within the operands. Thus, the least significant bit, the rightmost bits within the two operands, will be compared, then the next least significant bits, and so on until all of these bits have been compared. किस प्रकार से आगे ऑपरेट होते देखते हैं. The result of these comparisons are a bitwise and expression will return a 1 if both bits have a value of 1, i.e. if both bits are true. Otherwise it will return a value of 0. तो बिटवाइज एंड हम जो काम ले रहे हैं उसके लिए बात आ रही है कि यदि दोनों ही बिट्स की वैल्यू 1 अर्थात ट्रू हो, तो हम उसमें जो कहते हैं कि वी हैव ए वैल्यू ऑफ 1 इफ़ बोथ बिट्स आर ट्रू। अन्यथा हम उसमें अगर बोथ बिट्स ट्रू नहीं है 1 की इसमें, तो हम 0 रिटर्न उसमें वैल्यू होगी। सेकंड हम देखते हैं एक्सक्लूसिव और जो है बिटवाइज, उसके लिए क्या लैंग्वेज काम में ली जा रही है. इट विल रिटर्न अ 1 इफ वन ऑफ दीज बिट्स हैज़ ए वैल्यू ऑफ 1 एंड द अदर हैज़ ए वैल्यू ऑफ 0. वन बिट इज़ ट्रू एंड वन अदर इज़ फॉल्स. ऊपर हमने देखा था दोनों ही हमें बिट में आपको सेम चाहिए, दोनों में ट्रू चाहिए. इस केस में हम देख रहे हैं कि एक में 1 अर्थात एक में ट्रू और एक में 0 अर्थात फॉल्स. तो हम उसका ऑपरेशंस देखते हैं कि अगर ये दोनों में ही स्पेशल रिटर्न 1 इफ़ वन ऑफ दिस बिट्स हैव ए वैल्यू ऑफ 1 एंड द अदर हैज़ वैल्यू ऑफ 0, मीन्स एक ट्रू और एक फॉल्स हो तो वैल्यू रिटर्न 1 होगी, अदरवाइज इट विल रिटर्न अ वैल्यू ऑफ 0. थोड़ा डिफरेंस आ चुका है दोनों में आप देखें तो. तीसरा जो है बिटवाइज और ऑपरेशन विल रिटर्न 1 or more
ऑफ इट्स हैव ए वैल्यू ऑफ 1। फिर डिफरेंस आ रहा है, पहले वाले में हमने जस्ट कहा था कि दोनों में 1 चाहिए, दूसरे में हमने कहा एक में 1 एक में 0 चाहिए, और अब तीसरा जो आ रहा है ये बिट वाइज और जो एक्सप्रेशन है उसके लिए हमने कहा है कि यह एक वैल्यू नंबर 1 वैल्यू रिटर्न करेगा यदि 1 और मोर ऑफ इट्स बिट्स हैव ए वैल्यू ऑफ 1। मीन्स दोनों में 1 है तो भी रिटर्न करेगा, एक में एक 0 है तो भी रिटर्न 1 करेगा, अगर एक में 0 एक में 1 इस सीक्वेंस से है तो भी 1 रिटर्न करेगा। और आगे क्या लिखा है, 1 और बोथ बिट्स आर ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न ए वैल्यू ऑफ 0। कॉम्बिनेशन जो बच क्या रहा है इस केस में, अगर हम देखें इसमें पहले लिखा है इफ 1 और मोर बिट ऑफ इट्स ऑफ द बिट्स हैव ए वैल्यू ऑफ 1। मान लीजिए पहले बिट में 1 है दूसरे में 1 है, यानी कि दोनों ट्रू है तो वैल्यू 1 रिटर्न होगी, और पहले में 1 है दूसरे में 0 है तो भी वैल्यू रिटर्न 1 होगी, मतलब पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। पहले में 0 दूसरे में 1 है अर्थात पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है तो भी वैल्यू रिटर्न 1 होगी। तो एक केस और बचता है 1 और 0 के कॉम्बिनेशन का, वो रहता है दी 0 0, अर्थात दोनों ही अगर फॉल्स हो तो वैल्यू 0 रिटर्न होगी, अन्यथा जो 3 कॉम्बिनेशन हमने बनाया उसमें इस केस में 1 रिटर्न होगी। ये इसका एक हम देख रहे हैं कि ये किस प्रकार से टेबुलर फॉर्म में इसको चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अगर हम देख रहे हैं जैसे हमने सबसे पहले कहा था एंड को अगर कॉलम थर्ड जो कॉलम है उसके बारे उसको हम कैसे फॉर्मेट कर रहे हैं, एंड के लिए हमने लिखा था इसमें कि रिटर्न वैल्यू ऑफ 1 इफ़ बोथ बिट्स हैव ए वैल्यू ऑफ 1। दोनों बिट 1 होते हैं तो 1 रिटर्न होगा। तो तीसरे कॉलम को जब हम देखें तो पहली पंक्ति में जब लिखा B1 1 और दूसरा B2 भी 1, तो B1 एंड B2 के नाम से हम जो वो ऑपरेशन कर रहे हैं वो 1 रिटर्न होगा। अब हम देख रहे हैं B1 1 है और B2 0 है तो फॉल्स रहेगा, कंडीशन के अनुसार दोनों 1 होते तो 1 आता तो 0 आएगा इस केस में। इसी प्रकार हमने देखा पहले में 0 दूसरे में 1 हो तो भी 0 आएगा, दोनों में 0 हो तो भी 0 आएगा, मतलब एक ही ऐसी सिचुएशन आ रही है इस कॉम्बिनेशन में कि दोनों में 1 हो तो B1 एंड B2 1 होंगे, ट्रू केस होगा, अदरवाइज 0 का केस रहेगा। इस प्रकार का एंड ऑपरेशन रहता है। सेकेंडली हमने जो वहाँ पे देखा था कि बिट वाइज एक्सक्लूसिव और इस नाम से हमने जो देखा है वो यहाँ पे चौथे कॉलम में दर्शाया गया है। वापस से देखें एक्सक्लूसिव और के लिए हमने क्या लिखा था का expression will return 1 if one of bits has a value of 1 and the other has a value of 0। अब ये कैसे हैं हम देखते हैं। अगर हम ये कह रहा है कि एक में 1 है और दूसरे में 0 है, तो हमने जैसे सेकंड पंक्ति अगर हम देखें यहाँ पे सेकंड रो को अगर हम देखें B1 1 है B2 0 है, इसलिए B1 एंड B2 का जो ये हमने केस लिया B1 और एक्सक्लूसिव और का केस लिया था उसका रिजल्ट रिटर्न जो होगा 1 होगा। इसी प्रकार अगर हम थर्ड रो को देखें कि B1 में 0 है B2 में 1 है, अगर B1 0 पहले और B2 1 बाद में है तो जो हमारी डेफिनेशन एक्सक्लूसिव और के लिए आ रही है उसमें हमें यही था कि दोनों में से एक 1 चाहिए तो 1 मिल रहा है, इसलिए रिटर्न जो वैल्यू होगी एक्सक्लूसिव और के ऑपरेशन के बाद वो 1 होगी। अगर हम पहली पंक्ति को देखें तो उसमें आ रहा है दोनों 1, तो हमारा इसमें जो डेफिनेशन है एक्सक्लूसिव और की वो पूरी नहीं होती है, इसलिए ये वैल्यू रिटर्न 0 होगी। इसी प्रकार जो चौथी पंक्ति है उसमें हम देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू 0 है, फिर हमारी डेफिनेशन पूरी नहीं होती क्योंकि दोनों में से एक होना आवश्यक है एक्सक्लूसिव आर की डेफिनेशन में, तो वैल्यू फिर रिटर्न होगी। अब जो एंड लास्ट जो हमारा बचता है वो है बिटवाइज और एक्सप्रेशन, जिसमें वापस से मैंने ये आपको स्लाइड इसलिए दिखाई कि हम एक बार फिर वापस से देखें इसमें क्या हो रहा है कि 1 और बोथ बिट्स आर ट्रू, 1 और बोथ बिट्स आर ट्रू अगर हैं तो हम उसमें वैल्यू रिटर्न होगी उसकी 1, अर्थात 1 और बोथ बिट्स आर ट्रू का मीनिंग क्या हुआ कि दोनों में 1 है, एक में 1 एक में 0 है, एक में 0 एक में 1 है, और यहाँ अगर दोनों में 0 है तो वो फॉल्स कंडीशन में आएगी, वो वैल्यू 0 रिटर्न करेगा। तो देखते हैं ये क्या दिखा रहा है हमारे पास। जो लास्ट हमारी कॉलम है पांचवा कॉलम जिसमें हमने लिखा B और B2, ये और ऑपरेटर यहाँ जब B1 और B2 के संबंध में काम करेगा तो किस प्रकार से करेगा। हमने कहा कि एटलीस्ट 1 जो है दोनों में से उनमें से एक 1 होना चाहिए, यानी ट्रू होना चाहिए।
पहली पंक्ति को अगर देखते हैं B1 और B2 दोनों में ही 1 है, दोनों ही ट्रू है, हमें कम से कम एक चाहिए, इसलिए इसका रिजल्ट रिटर्न जो 1 होगा। सेकेंड रो में अगर हम देखें तो B1 में 1 है, B2 में 0 है, तो और का ऑपरेशन करने के लिए वही बात है कि दोनों में से एक ट्रू चाहिए, इसलिए रिटर्न वैल्यू 1 यानी कि ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी। थर्ड रो में भी अगर हम देखें तो एक 0 और एक 1 यानी कि एक 0 फॉर B1 फॉल्स और B2 में अगर ट्रू है तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए B1 और B2 नाम का जो फिफ्थ कॉलम ऑपरेट करेगा उसका वैल्यू रिटर्न 1 होगी। जो फोर्थ रो है उसमें हम देख रहे हैं कि दोनों ही वैल्यू 0 अर्थात फॉल्स है, जो हमारी B1 और B2 नाम से और के ऑपरेटर के लिए जो ट्रू के लिए है, 1 के लिए जो डेफिनेशन है उसको पूर्ण नहीं करती, इसलिए यह फॉल्स यानी कि 0 इसमें रिजल्ट रिटर्न होगा। The two bitwise shift operators are shift left and shift right. Each operator requires two operands. Each operator requires two operands. The first is an integer type operand and represents the bit pattern to be shifted. The second is unsigned integer that indicates the number of displacements, whether the bits in the first operand will be shifted by 1 position, 2 position, 3 position, etc. This value cannot exceed the number of bits associated with the word size of the first operand. अब इनको एक्चुअल में समझने के लिए जब हम एग्जांपल्स लेंगे तो आपको ढंग से समझ में आएगा। अभी हम थोड़ी ये लैंग्वेज से हो सकता है आपको ढंग से समझ में ना आए। द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स कॉजेज ऑल ऑफ द बिट्स in the first operand to be shifted to the left by the number of position indicated by the second operand. The leftmost bit, i.e. the overflow bits in the original bit pattern will be lost. The rightmost bit positions that become vacant will be filled with zeros. अब कैसे हो रहा है, अभी ये आप एक एग्जांपल को देखिए। ये एग्जांपल हम लिखा, सपोज a is an unsigned integer variable whose value is whatever is given. The expression b is equal to a shift to the left is 6. इसमें हम देखें कि ये कह रहा है कि will shift all bits of a 6 places to the left and assign the resulting bit pattern to the unsigned integer variable b. The resulting value of will be 0 6 dc 0. शिफ्ट ऑपरेटर्स को एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जांपल में हमने लिखा है कि हमारे पास एक a है जो अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल है और एक्सप्रेशन जो हमारे पास है वो b इज़ हम इक्वल टू का साइन जो लिखते हैं असाइनमेंट होता है a, दो एरो जो हमने लेफ्ट की किए हैं उसका मतलब है a को 6 बिट से शिफ्ट किया जाना है। तो उसके बाद हमें देखना है कि वैल्यूज़ में क्या प्रकार ये परिवर्तन आते हैं, इसको देखते हैं। इसमें लिखा हमने 6 places to the left and assign the resulting bit pattern to the unsigned integer variable b. हम दिख रहे हैं कि जो e का शुरुआत का जो पैटर्न हमने लिखा है, 4 जो ब्लॉक्स बनाए हैं बिट के, जो पहले में 0 1 1 0, दूसरे में 1 1 0 1 इस प्रकार से बनाए हैं। और हमें जब 6 हमें लेफ़्ट में शिफ्ट करना है तो हम देख रहे हैं ये लेफ़्ट शिफ्ट करने का 6 बिट्स को शिफ्ट करना है, यानी कि जो राइट मोस्ट जो सबसे फर्स्ट बिट है उसको 6 बिट्स हमें एक तरह से शिफ्ट करना है। मीन्स उन सभी 6 जो राइट हैंड मोस्ट में रह गए हैं हम देख रहे हैं सेकेंड लाइन में कि 0 0 रह जाता है और उसके पश्चात वो पहला दूसरा तीसरा इस प्रकार से ये जो हमने 16 डिजिट्स मेंशन किए हैं पहली लाइन में वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। और हम ये एक बात देख रहे हैं कि ऐसा करने से जो हमारा रिज़ल्ट बन रहा है कि राइट में हमारे 6 जो हैं वो खाली होने के कारण उनमें 0 0 पोजीशन फिलअप हो गई है, जबकि सभी को एक एक करके ये 6 जो शिफ्ट किया गया इसके कारण से जो हमारी फर्स्ट लाइन में है जो लास्ट हमारा अलॉट हो रहा है वह है 1 और 0 हम देख रहे हैं। मीन्स जो फर्स्ट लाइन में अगर हम लेफ़्ट से देखना चाहें 0 1 1 2 बार 1 फिर 0 फिर 2 बार 1, ये जो 6 डिजिट्स हैं ये हमारे लॉस्ट बिट्स में हो जाएंगे। इसी प्रकार से the right shift operators
causes all of the bits in the first operand to be shifted to the right by the number of positions indicated by the second operands. The rightmost bits, i.e. the underflow bits, is the original bit pattern will be lost. If the bit pattern being shifted represents an unsigned integer, then the leftmost bit position that becomes vacant will be filled up with 0. Hence, the behavior of the right shift operator is similar to that of the left shift operator when the first operand is an unsigned integer. एग्जाम्पल को अभी ये अब हम देख रहे हैं कि अगर हम शिफ्ट राइट में करने की कोशिश करेंगे तो क्या स्थिति डेवलप होएगी. ये आपको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स के बारे में एग्जांपल देख रहे हैं कि एक अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल है और एक्सप्रेशन b इज इक्वल टू a टू बी शिफ्टेड विद 6 बिट्स. इसका जो साइन का मीनिंग है इस केस में शिफ्ट ऑल बिट्स ऑफ ए 6 प्लेसेस टू द लेफ्ट एंड असाइन द रिजल्टिंग बिट पैटर्न टू द अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल b. इस केस में जब हम देखें अगर a के लिए हमने ये 4 बिट जो शो कर रखे हैं पहली लाइन में 01110 1101 1011 और 0111, अगर इसको हम देखें और इनको 6 बिट से हर एक को लेफ्ट शिफ्ट करना तो राइट मोस्ट वन जो है उसको जो हमने 6 बिट छोड़ के साथ में जब शिफ्ट किया तो जो राइट मोस्ट 6 बिट्स हैं उनमें 0 असाइन हो जाएंगे, 0 फिल्डअप हो जाएंगे और सभी जो पहली लाइन के बिट जो डिजिट्स हैं हम देख रहे हैं 1 या 0 वो 6 के बाद से शुरू हो रहे हैं, जैसे कि 7th में 1, 8th में 1, 9th में 1, सेकेंड लाइन की बात कर रहे हैं, 10th में 0. इसको अगर हम देखें तो ये एक्चुअली पहली लाइन का हम कह सकते हैं फर्स्ट जो राइट मोस्ट 1 है, फिर सेकेंड राइट 1, फिर थर्ड 1, फिर फोर्थ 1, ये क्रमशः सेकेंड लाइन में सब 6 बिट्स छोड़ने के बाद शिफ्ट हुए हैं. और इस कारण से जो ए की जो हम बी में जो शिफ्ट ए की जो शिफ्टिंग जो चल रही है बिट वाइज उसमें लास्ट में जो हम देख रहे हैं एक ही लाइन में पहली लाइन में जो हम देख रहे हैं जो इनिशियल है अनसाइंड वेरिएबल उसके लास्ट में जो हम देख रहे हैं लेफ़्ट से 6 जो डिजिट्स हैं 011 011, ये जो 6 बिट्स हैं ये अब हमें उपलब्ध नहीं रहेंगी. ये जो हम कह सकते हैं लॉस्ट बिट्स के रूप में सामने रहेंगी. इसी प्रकार अब हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स के लिए बात करें. इसमें यह होता है कि द राइट शिफ्ट ऑपरेटर कॉजेज ऑल ऑफ द बिट्स इन द फर्स्ट ऑपरेंड टू बी शिफ्टेड to the right by the number of positions indicated by the second operand. This rightmost bits, the underflow bits in the original bit pattern will be lost if the bit pattern being shifted represented as unsigned integer. Then leftmost bit position then become vacant will be filled up with zeros, hence the behavior of the right shift operator is similar to the left shift operator. एग्जाम्पल ये देखिए हम सिमिलर जो पहले था अंतर यह है कि इस बार हमने लिया बी इज़ हम कह रहे हैं असाइन जो इसमें है ए अनसाइंड जो वेरिएबल है इंटीजर वह बी के लिए जो हम कह रहे हैं कि यदि हम ए को राइट शिफ्ट 6 बिट से करें तो क्या इफ़ेक्ट आने वाला है. तो देखें हम अगर कि ए का जो हम इस केस में राइट शिफ्ट जब करना चाह रहे हैं तो हम इस समय ए के लिए लेफ़्ट मोस्ट जो डिजिट है यानी कि 0 उससे शुरू करेंगे और शिफ्ट हमें 6 डिजिट करना है. तो लेफ़्ट मोस्ट जो हम सेकंड लाइन में देख रहे हैं 6 डिजिट्स जो पहले 4 और उसके बाद सेकंड बिट में जो 2 डिजिट्स हैं वो सभी 0 से फिलअप हो जाएंगे क्योंकि हमने शिफ्ट कर दिया है. और हम देख रहे हैं कि पहली लाइन के पहला बिट दूसरा बिट के 8 डिजिट्स इसमें जो चाहे वो 0 है चाहे 1 है और तीसरे बिट के 2 डिजिट्स इस केस में हम शिफ्ट कर पाए हैं. हम उस प्रकार से जो पहली लाइन के अंदर हम देख रहे हैं अगर हम राइट मोस्ट बिट से हम शुरू करें तो उसमें 3 बार 1 लिखा हुआ है फिर 0 लिखा है और अगर सेकंड बिट को देखें तो उसमें हमारे 2 बार 1 लिखा हुआ है. ये जो हमारे हैं लॉस्ट बिट्स की श्रेणी में चले जाएंगे और जो नया हमें सामने दिखेगा वो दिखेगा सेकेंड लाइन में जो है ये हम देख रहे हैं कि
पहले जो बिट है उसमें 4 बार 0, सेकंड जो बिट है उसमें 3 बार 0 और 1, चौथा जो बिट है उसमें हमारा 1 0 डबल 1 और तीसरा बिट है और चौथा जो हमारा उसमें 0 1 1 और 0। इस प्रकार से ये ऑपरेशन के बाद सामने आएंगे। द वंस कम्प्लीमेंट ऑपरेटर जिसको साइन एक टिपिकल साइन हमारा हमने इंडिकेट किया हुआ है मैथमेटिकल, इज ए यूनियरी ऑपरेटर दैट कॉजेज द बिट्स ऑफ its operand to be inverted, i.e. reversed, so that ones becomes 0 and 0 becomes ones. The operator always precedes its operand. The operand must be an integer type quantity including integer, long, short, unsigned character etc. Generally, the operand will be an unsigned octal or an unsigned hexadecimal quantity. Through this is not a firm requirement. Example may be taken if A is 0, 1 and 0 and 1, and if we see that A is we can if say the complement of B, then B will be written as, we can see the reverse, how reverse, the leftmost 0 is now on towards rightmost 0, leftmost 1 in A first line is now B, in the B line is now rightmost one, and the A in the line of A, the third digit from the left is 0, that will be taken up as we are saying that it is just reverse inverted, then it is we can say from right it is 0, third this column is 0 in B, and similarly if in A the fourth digit is 1, then in B we see that the fourth from the right is 1, is completely inverted or reversed, the ones complement operator. So B will be A will be called we can say the complement operator of B. Then we discuss the special operators in C languages. Some special type of operators are there which are used in a special condition and to process a special type of data. एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं कौन कौन से इसमें काम आ रहे हैं। कॉमा एक ऑपरेटर है, सिंबल कॉमा का, साइज ऑफ द वेरिएबल नेम है, ये एक ऑपरेटर रहेगा। पॉइंटर्स ऑपरेटर जो हैं एंड और स्टार ये काम आएंगे, और इसी तरह से मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर्स जो हम देख रहे हैं डॉट और राइट एरो के रूप में एक निशान है, इस प्रकार के सिंबल ऑपरेटर्स काम आएंगे। एट्थ कैटेगरी है कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर्स। ये हैं some conditional operations can be carried out with the conditional operator. An expression that makes use of conditional operator is called the condition expression. Such an expression can be written in place of more traditional if else statement which are discussed in other chapters. A conditional expression is written in the form expression 1 question mark, expression 2 and colon, and expression 3. And when evaluating a conditional expression, expression 1 is evaluated first. If expression 1 is true, i.e. if its value is non-zero, then expression 2 is evaluated and this becomes the value of conditional expression. However, if expression 1 is false, i.e. if its value is 0, the expression 3 is evaluated and this becomes the value of conditional expression. Note that the only one of the embedded expression, neither expression 2 or expression 3 is evaluated when determining the value of a conditional expression. How now it works, we will see in some example. One example is that if in the conditional expression shown below, assume that I is an integer value I, and we are having in lower braces that I is less than 0 and question mark. It means that first we will evaluate the expression I less than 0 if it is true. If it is true means if the value of I is less than 0, then the expression the just after the question mark is 0, entire conditional expression takes the on the value of 0. Otherwise, if it means if the value of I is not less than 0, then the entire conditional expression takes an
on the value of 100 means here we have directly given value after question mark. The one is 0 and another is 100. We may give some expression, so the value of conditional expression in that case, in the first case, if I is less than 0, then we can say the first expression which will be there in place of 0 will be the value of conditional expression, and in other cases it will be the second in place of 100. We may see some other examples like this. In the following conditional expression, assume that f and g are floating point variables, and we see that if it is written in the lower braces, that if we see that f is less than g, this is if condition is true, then the f is evaluated or the value will become f, otherwise the value will become g. The conditional expression takes on the value of f if the f less than g, otherwise the conditional expression takes on the value of g. In other words, the conditional expression returns the value of the smaller of the two variables. If the operands, i.e. expression 2 and expression 3, differ in type, then the resulting data type of the conditional expression will be determined by the rules given separately. Another example we may take that if f is less than g, this is a repeat slide, we may omit. The other example is also that if we say that there is a variable flag, this is represented by condition equal to the I is less than 0. This is just we can say the extension of first example. The value of flag is determined with the when we determine the condition I is less than 0. If it is true, then the flag will be say assigned as 0, and if it is not true, means I is not less than 0, then the flag will be assigned value 100. Another example we can take that minimum is equal to f less than g, and the similar treatment as in the first example given in this slide may be taken or operated. As we said that in the first slide that there is another way of classification like unary operators, binary operators and ternary operators. We may give a few words on these particular nature of words, particular nature of classification. C includes class of operators that can act upon a single operator to produce a operand to produce a new value. Such operators are known as unary operators. Unary operators usually precede their single operand, though some unary operators write after their operands. Perhaps the most common unary operator is unary minus, where a numerical constant, variable or expression is placed by a minus sign. Some programming languages allow a minus sign to be included as a numeric constant. In C, however, all numeric constants are positive. Thus, a negative number in actual expression consisting of the unary minus operator followed by a positive numeric constant. Note that the unary minus operation is distinctly different from the arithmetic operator which which denotes subtraction. The subtraction operator requires two separate operands, that is the we can say difference. We find the unary minus and subtraction option means two separate operands are required in case of we want to operate arithmetic subtraction operator. Example of the unary operators are we may say minus. First, just I have said that minus. Incremental operator denoted by 2 plus, 2 minus called decremental operator, size of, and the cast type of operator written as type found in the library. Examples, so some of the examples are quoted here like minus 743, minus 0.2, minus 5, e raised to power minus 8. This type of examples we may take up. In binary operators, an operator that operates on two operands and manipulates them to return a result are called binary operators. Operators are represented by a special character or by keyword and provide an easy way to compare numerical values of character strings. Binary operators are represented in the form, just first we write an operand, then we use an operator, and then the operator second. So two operands with one operator
constitute the binary operators. Some common binary operators in computing include two times we give sign of equal, then we call equal. With the exclamation, one equal sign is not equal, less than, greater than or equal to, less than or equal to, logical and, logical or, and the arithmetic nature of operators like plus, minus, multiplication and divide. Ternary operators, as discussed in detail earlier, when an operator acts on three operands, then it is called ternary operators. We have read in example in detail in conditional operators just a few slides ago. So you just go through the literature in these slides, in other available internet or books, try to understand the material, and if you have doubts, queries, please forward it to me on my WhatsApp mobile number connected as displayed, and I will try to solve your difficulties as simple as possible. Thank you.